हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज हम अध्याय 2 शुरू कर रहे हैं। तो अध्याय 2 में आज हम अध्ययन करने वाले हैं स्वास्थ्य में सरकार की क्या भूमिका है। तो आइए हम देखते हैं कि स्वास्थ्य में सरकार की क्या भूमिका है, क्या भूमिका निभाता है और भारतीय जनता के बारे में या कोई भी सरकार हो वहाँ की जनता के बारे में कौन-कौन सी योजनाएँ बनाता है, उनके स्वास्थ्य के लिए क्या-क्या कार्य करता है या कौन से फंड देता है, किस प्रकार से उनके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अपना योगदान निभाता है। तो आइए देखते हैं। देखिए दिया है कि लोकतंत्र में लोगों की ये अपेक्षा रहती है कि सरकार जो हो उनके कल्याण के लिए कार्य करे और लोकतंत्र होता ही ये जनता द्वारा चुना गया रहता है तो वो उसके लिए उत्तरदायी उसे होना ही चाहिए, चाहे वो उसके स्वास्थ्य क्या हो, उसके सामाजिक मुद्दे हों, राजनीतिक हों, आर्थिक हों, सभी के लिए लोकतंत्र उत्तरदायी होता है। तो देखिए फिर कह रहा है कि यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने एवं गृह निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। इस अध्याय में हम स्वास्थ्य के अर्थ और उससे संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं इसको हम देखेंगे और अध्याय के उप शीर्षकों को देखेंगे। इसमें ये दिया हुआ है कि यह विषय सरकार के काम से किस-किस प्रकार जुड़ा हुआ है या स्वास्थ्य संबंधी कार्य वो किस प्रकार से करता है। तो आइए देखते हैं हम। देखिए सबसे पहले देखते हैं कि स्वास्थ्य क्या है। इस अध्याय में दिया हुआ है कि स्वास्थ्य क्या है। तो दिया है कि स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना, लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। आपने उपयुक्त कोलाज में से केवल कुछ स्थितियों को ही स्वास्थ्य से जोड़कर देखा होगा। प्रायः हम ध्यान नहीं देते कि उपयुक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से है। बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है कि जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। केवल बीमारी से ही ये नहीं कि हम बीमार पड़ गए तो हमारे स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। वहाँ का जो सामाजिक वातावरण है, वहाँ का प्राकृतिक वातावरण है, इन सब का हमारे स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वे सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। दूसरी ओर देखें तो यदि लोगों को भरपेट भोजन न मिले अथवा उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो उनके बीमार पड़ने की संभावना क्या होगी और अधिक हो जाएगी और अधिक संभावना बढ़ जाएगी बीमार पड़ने की। हम सब चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें चुस्ती से और ऊंचे मनोबल के साथ करें। सुस्त और अकर्मण्य रहना, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे सहमे रहना स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं है। हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए और हमारे जीवन के ये सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से हैं। यानी ये सभी हम प्रसन्न रहें, तनाव मुक्त रहें, हमारी बौद्धिक तनाव मुक्त रहेंगे तभी हमारी बौद्धिक क्षमता का विकास होगा। वरना हम कहेंगे मानसिक बीमार पड़ सकते हैं। मानसिक जब स्थिति व्यक्ति की सही नहीं होती है तो वो कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। ना उसका स्वास्थ्य सही रहेगा, ना सही कार्य करेगा, ना अपने समाज का विकास कर सकता है। आइए देखते हैं भारत में स्वास्थ्य सेवाएं कि भारत में किस तरह से किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं वहाँ के लोकतंत्र द्वारा। दिया है कि भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के कुछ पहलुओं का परीक्षण करें और यहाँ दी गई तालिका के प्रथम तथा द्वितीय स्तंभों में दिखाई गई स्थितियों की तुलना कीजिए। तो आइए हम तुलना करते हैं कि किस किस तरह से दिया हुआ स्थितियां। देखिए एक कॉलम दिया है कि जो संसार है तो संसार भर में भारत सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं पूरे विश्व की तुलना में भारत में, और लगभग हर वर्ष 15,000 नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। दूसरे कॉलम में क्या दिया है आइए देखते हैं। इसमें दिया है कि भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसे हैं और ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है और ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफी कम है, यानी शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा। फिर दे रहा है कि पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफी वृद्धि हुई है और सन 1950 में भारत केवल 2717 अस्पताल थे। सन 1991 में 11,174 अस्पताल थे और 2000 में यह संख्या बढ़कर के 18,218 हो गई। नेक्स्ट दिया है इस कॉलम में कि भारत में करीब 5 लाख लोग प्रति वर्ष तपेदिक यानी टीबी से मर जाते हैं। यह आंकड़ा दे रहा है भारत में स्वास्थ्य से संबंधी कि प्रति वर्ष 5 लाख लोग टीबी से मरते हैं और स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी जैसा का तैसा ही है, कोई खास परिवर्तन नहीं देखने को मिला है।
हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है और यह संख्या कम नहीं हो रही है। इस कॉलम में दिया है कि भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सा पर्यटक भी आते हैं और वे उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पतालों में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में की जा सकती है। नेक्स्ट कॉलम में है कि हम सबको पीने के स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। संचारणीय बीमारियां पानी के द्वारा एक से दूसरे को लगती हैं और इन बीमारियों से 21% जल जनित होती है, जैसे कि हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस। संचारणीय बीमारियां यानी कहेंगे एक व्यक्ति से जो दूसरे व्यक्ति को फैलने वाले होते हैं, इनको कहते हैं हम संचारणीय या संक्रामक। भारत का विश्व का दवाइयां निर्मित करने वाला तीसरा बड़ा देश है, यानी तीसरा, पूरे विश्व में तीसरा ये दवाइयां निर्माण करने वाला बड़ा देश है और यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात भी होता है। फिर दूसरे कॉलम में कि भारत के समस्त बच्चों में से आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है और वे अल्प पोषण के शिकार रहते हैं। तो देखिए हमने ये दोनों कॉलम का अध्ययन किया। पढ़ने से हमें क्या स्पष्ट हुआ है, ये कि स्थिति में देखें तो भारत में इतने सारे डॉक्टर प्रतिवर्ष आ रहे हैं। विदेशी मतलब बाहरी लोग भी भारत में चिकित्सा पर्यटक के लिए आते हैं अपना इलाज करवाने और दवाइयों निर्माण करने में तीसरा स्थान है। फिर भी हम देख पा रहे हैं कि एक तो फिर भी बहुत सारी कमियां हैं। इतनी सारी सुविधाएं होने के बाद भी अल्प पोषण मिल रहा है, संक्रामक बीमारी इतनी है, ना स्वच्छ जल प्राप्त पहुंचा पा रहे हैं लोगों को। टीबी से प्रतिवर्ष मरने वाले व्यक्तियों की संख्या दे रहा है कि 5 लाख लोग प्रतिवर्ष मर रहे हैं। यानी कहें कि संपन्नता एक तरफ देखने को मिल रहा है, एक तरफ विपन्नता। फिर भी हम स्वास्थ्य में कुछ अच्छा कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ देखते हैं आगे दिया है कि बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, जैसे कि स्वास्थ्य केंद्र होगा, अस्पताल अच्छे होने चाहिए, परीक्षणों के लिए प्रयोगशाला यानी रिसर्च के लिए इसमें उस पर कार्य होना चाहिए, एम्बुलेंस की सुविधा हो ताकि कोई व्यक्ति तुरंत बीमार पड़े तुरंत उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, ब्लड बैंक हो ताकि खून की कमी होने पे उस व्यक्ति को ब्लड डोनेट किया जा सके या फिर उसको ब्लड पहुंचाया जा सके। ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए हमें अपने स्वास्थ्य में उचित कार्य करने के लिए। फिर आगे देखिए जो मरीजों को आवश्यक सेवा और देखभाल उपलब्ध करा सके। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवाओं में नर्सों, योग्य डॉक्टरों और अन्य विशेषज्ञों की जरूरत होती है जो परामर्श दे सके, रोग की पहचान भी कर सके, किस प्रकार का रोग है, कैसा इलाज चाहिए और इलाज कर सके। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयाँ व उपकरण भी चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की जरूरत पड़ती है और ये सुविधाएं होंगी तभी हम अपने स्वास्थ्य में सुधार ला सकते हैं। देखिए दिया है कि भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं, दवाखाने हैं और अस्पताल हैं। बड़ी संख्या में तो हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार चलाती है। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ भी है, जो सैकड़ों, हजारों गांवों में फैली हुई है और इस विषय पर हम बाद में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत ही असाधारण प्रगति भी हुई है, जिसके चलते देश में इलाज की नई नई तकनीकें, नई नई विधियां उपलब्ध हैं। तो विधियां तो उपलब्ध हैं लेकिन एक तरह से ये भी कमी है कि जनसंख्या अधिक है और कहें कि छोटे तबके तक ये सारी तकनीकी इलाज, उच्च कोटि की जो विधियां हैं ये सब पहुंचाना या महंगे होने की वजह से उन लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है। फिर भी दूसरा स्तंभ दिखाता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है। उपयुक्त सकारात्मक विकास के बाद भी जो इतने हमने इसके सकारात्मक विकास देखे हैं, पॉजिटिव पॉइंट देखे हैं, इसके बावजूद भी हम देखें तो जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ है। यह विरोधाभासजनक स्थिति है जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है और अनुभवी व्यक्ति भी हैं, फिर भी क्या है, हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं देने में असमर्थ हैं। हम इस अध्याय में इसके कुछ कारणों को भी जानेंगे कि हम सबको सुविधाएं देने में क्यों असमर्थ हैं। ये देखिए चित्र दिया है कि सरकारी अस्पतालों के मरीजों को अक्सर ऐसी लंबी लाइनों में खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है क्योंकि जनसंख्या अधिक आती है और भीड़ की वजह से लोगों को इतना इंतजार करना पड़ता है। आगे देखिए यहाँ दिया हकीम
शेख की कहानी के माध्यम से इसमें समझाने का प्रयास किया है। आइए इस कहानी का अध्ययन करते हैं। लिख दिया है कि हकीम शेख पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति PBKMS के एक सदस्य थे, जो पश्चिमी बंगाल में खेतीहर मजदूरों का एक संगठन है। ये 1992 में एक शाम वे चलते ट्रेन से गिर गए। उन्हें सिर में गंभीर चोटें आई। उनकी हालत बहुत नाजुक थी और उन्हें तुरंत इलाज की आवश्यकता भी थी। तो उन्हें क्या किया गया कि कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया गया क्योंकि वहाँ कोई बिस्तर खाली नहीं था। दूसरे अस्पताल में आवश्यक सुविधाएं या उनके इलाज के लिए जरूरी विशेषज्ञ नहीं थे। इस प्रकार अत्यंत गंभीर हालत में उन्हें 14 घंटे के अंदर 8 सरकारी अस्पतालों में ले जाया गया, किंतु किसी ने भी उन्हें भर्ती नहीं लिया। अंत में उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज किया गया। उन्होंने अपने इलाज पर बहुत पैसा खर्च किया। जिन अस्पतालों ने उन्हें भर्ती करने से इनकार कर दिया था, उनकी उपेक्षापूर्ण रवैये से नाराज और क्षुब्ध होकर हकीम शेख एवं PBKMS ने कोर्ट में एक मुकदमा दायर कर दिया कि इतने सरकारी अस्पतालों में जाने के बाद किसी ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया है दवा के लिए। यहाँ पे देखिए दिया है कि एक इलाज का खर्च, तो इसका कारण वही हो सकता है कि उनको नहीं लेने का, कि उसमें उतने कुशल डॉक्टरों का अभाव हो, वो सुविधाएं ना हो, वो दवाइयाँ ना हो कि उनकी जान बचा सके। तो आइए ये देखते हैं कि एक इलाज का खर्च क्या है। यहाँ पे दिया है कहानी के माध्यम से। इसमें दिया है कि अमन और रंजन अच्छे मित्र हैं। रंजन का परिवार साधन संपन्न है, जबकि अमन के माता पिता क्या है, जैसे तैसे अपना गुजारा करते हैं, गरीब हैं। देखिए यहाँ दिखा रहा है कि वो मिले अमन और रंजन। वो पूछ रहा है, अरे अमन बड़े दिनों बाद मिले, कैसे हो। फिर दे रहा है, यहाँ आगे दिया है कि मुझे वायरल बुखार हो गया था और अस्पताल जाना पड़ा। आगे दे रहा है कि अच्छा मुझे भी वायरल हुआ था, मैं इसी सोमवार से स्कूल आ रहा हूँ और मेरे डैडी किंग्सवे के नए अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने ले गए, वहाँ बहुत अच्छा लगा। यानी प्राइवेट स्कूल हॉस्पिटल रहा होगा, वहाँ पे अच्छी सारी सुविधाएं दी गई होंगी। फिर ये बता रहा है कि अस्पताल की बिल्डिंग ऐसी चकाचक दिखती थी कि मुझे लगा कोई 5 सितारा होटल है। डैडी कह रहे थे कि ये एक प्राइवेट अस्पताल है और बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं यहाँ पे मिलती हैं। आगे फिर दे रहा है कि रिसेप्शन काउंटर पे ही डैडी को 500 रुपये देने पड़े और डॉक्टर को दिखाने से पहले ही पता है वहाँ बड़ा अच्छा संगीत बज रहा था और सब कुछ कितना साफ सुथरा जगमग जगमग था। यानी सफाई की भी इस कहानी के माध्यम से हमें यही पता चल रहा है कि यानी सरकारी और प्राइवेट 2 अस्पतालों की यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है कि किस प्रकार का परिदृश्य है, किस प्रकार की उसमें सुविधाएं हैं। तो ये इसमें से बताने का प्रयास किया गया है। फिर बता रहा है कि डॉक्टर ने मुझे बहुत से परीक्षण करवाने को कहा, पर वहाँ तो सब लोग दोस्तों की तरह बात कर रहे थे। एक महिला ने जांच के लिए मेरा खून लिया, उसने बातों बातों में खूब मजा किया और मुझे दर्द का भी पता नहीं चला। जब सारे परीक्षणों के नतीजे आ गए तो हम वापस डॉक्टर के पास गए। उन्होंने नतीजों को देखा और कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है, मुझे सिर्फ वायरल हुआ है। उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिख दी और आराम करने को कहा। फिर दे रहा है कि क्या तुमने रियलिटी टीवी पर बैटमैन वाला चुटकुला सुना है? हाँ, तो छोटे जनाब, यह गुलाबी गोली दिन में 3 दफा लेनी है, यह सफेद वाली सोने से पहले, और यह शरीर के दर्द के लिए, और यह एक सिरप है, घबराओ नहीं, बढ़िया स्वाद है इसका, डॉक्टर ने कहा इस बच्चे को। फिर रंजन बता रहा है कि इसने डॉक्टर को धन्यवाद किया और कहा कि अब मुझे अभी से ठीक लगने लगा है। फिर आगे कहानी में बताया जा रहा है कि रंजन कह रहा है कि तुम्हें यह सारी बातें बताने के लिए मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ, अमन से कह रहा है। और फिर अमन से पूछ रहा है कि अच्छा अब तुम बताओ, तुम किस अस्पताल में गए थे। फिर अमन कहता है कि हाँ, तुम्हारे वाले अस्पताल जितना अच्छा तो नहीं था। पहले तो अब्बा मुझे ले ही नहीं जा रहे थे क्योंकि इसमें बहुत समय लगने वाला था, मेरे अस्पताल में जहाँ मैं गया था। फिर रमन कहता है कि जब हमारी बारी आई तो डॉक्टर ने मेरी जांच की और खून की जांच कराने के लिए कहा। इसके लिए हमें एक बहुत बड़ी लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ा, जहाँ जांच के लिए खून लिया जा रहा था। वहाँ भी बहुत भीड़ भाड़ हो रही थी।
और फिर अमन बता रहा है रंजन को कि और सच में कितना ज़्यादा समय लगा। हम एक बड़े से सरकारी अस्पताल में गए। हमें ओपीडी काउंटर पर ही एक लंबी लाइन में इंतज़ार करना पड़ा। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी कि मैं पूरे समय अब्बा के सहारे ही वहाँ टिका रहा। फिर आगे दे रहा है कि हमें 3 दिन बाद खून की जाँच का नतीजा मिला। 3 दिन बाद खून का। वहीं रंजन गया था प्राइवेट अस्पताल में तो उसे तुरंत ही मिल गया है। अपने करवाने के बाद 2-4 घंटे बाद मिल गया होगा। लेकिन इसे बता रहे हैं कि 3 दिन बाद मिला। फिर हम वापस अस्पताल गए। उस दिन वहाँ कोई अब दूसरी डॉक्टर बैठ चुकी थी। आगे फिर दे रहा है कि इससे क्या हुआ? मुझे इसका ओपीडी कार्ड दिखाओ। खून की रिपोर्ट जल्दी करो। तो खून की रिपोर्ट दिखाने फिर जाते हैं डॉक्टर के पास। तो फिर डॉक्टर साहिबा क्या बताती हैं रंजन को, अरे अमन को। तो अमन कहती हैं कि इसे वायरल हुआ है। लगता है कोई फिक्र की बात नहीं है। बुखार उतरने की ये गोली इसे देनी है बस, और कुछ नहीं। इसे भी वायरल ही बताया था। उसके बाद ये दे रहा है कि तो वही सोच रहा है कि मेरा अस्पताल था तो बढ़िया, पर उन्होंने मुझे ज़्यादा दवाइयाँ दे दी और मेरे इलाज में ज़्यादा खर्च हो गए। फिर ये है अमन। ये अमन हो गया, ये है रंजन। तो ये अमन का दे रहा है कि अच्छा मेरे इलाज में तो ज़्यादा खर्च नहीं हुए। तो इस कहानी के माध्यम से ये पता चल रहा है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उस अस्पताल के बारे में ये बता रहा है रंजन, यानी उसके खर्च बहुत अधिक हुआ, दवाइयाँ भी अधिक दी, समय कम लगा। लेकिन ये सरकारी अस्पताल को बता रहा है अमन, तो इसके इलाज में क्या हुआ, ज़्यादा खर्च नहीं हुए, समय बहुत अधिक लगा और दवाइयाँ भी कम दी गईं। तो ये 2 परिदृश्य से बता रहा है प्राइवेट अस्पताल व सरकारी अस्पतालों का। देखिए यहाँ दिया है कि सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएँ। दे रहा है कि उपरोक्त कहानी से आप समझ ही गए होंगे अब तक कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को 2 मोटे वर्गों में बाँट सकते हैं। पहला तो हो गया सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएँ, दूसरा हो गया निजी स्वास्थ्य सेवाएँ। तो हमने देखा है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएँ में क्या समय अधिक लगता है, दवाइयाँ ठीक-ठाक नहीं दी जाती हैं, कम दवाइयाँ दे दी जाती हैं, और निजी स्वास्थ्य सेवाएँ में खर्च अधिक लग जाता है, लेकिन अच्छी दवाइयाँ देते हैं, अधिक देते हैं, महँगे देते हैं और इसमें समय कम लगता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में आइए अध्ययन करते हैं। यहाँ पे विस्तार में दिया गया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला होती है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं जिससे कि वे शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान कर सकें स्वास्थ्य संबंधी, और सभी बीमारियों साधारण से लेकर के ये विशेष देखभाल की जरूरत वाली बीमारियां हों का इलाज प्रदान करते हैं। और ग्राम के स्तर पे क्या करते हैं, ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है और जहाँ प्रायः एक नर्स होती है और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण किया गया रहता है और उन्हें अ, उस अ, उस स्तर पे नियुक्त किया गया रहता है, ग्राम स्तर पे। फिर दे रहा है कि और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य भी करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गांवों की जरूरतों को पूरा करता है। जिला स्तर पे जिला अस्पताल होता है जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है, यानी जो जिला स्तर पे जिला अस्पताल होता है इन सारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है जो ग्राम स्तर पे बने होते हैं। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसे एक वह था जिसमें अमन को ले जाया गया था। दे रहा है वही कि देखिए तो शहरों में सरकारी अस्पताल भी होते हैं और अमन, और ऐसे भी विशिष्ट सरकारी अस्पताल हैं जिनके जिक्र हकीम शेख की कहानी में हुआ था। इस स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों से हम सार्वजनिक कहते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए ये अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं, इसलिए ये सुविधाएं सबके लिए क्या होती हैं, सबके लिए होती हैं, सार्वजनिक। और सार्वजनिक स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि इसका उद्देश्य होता है अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना। यानी ये नहीं कि उद्देश्य तो यही होता है कि अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दें और बहुत कम कीमत पे। लेकिन कहीं कि वहाँ उसमें कर्मचारियों की कमी की वजह से या प्रशासनिक ढील की वजह से अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल नहीं पाती हैं। लेकिन प्रयास तो बिल्कुल ये उद्देश्य यही रहता है कि अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएं जिससे गरीब लोग भी इलाज करा सकें। स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य है बीमारियों जैसे कि टीबी हो गया, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलाने से रोकना इसका उद्देश्य होता है, और इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है।
आगे नहीं रहेगा, अन्यथा ये व्यवस्थाएं असफल हो जाएंगी। उदाहरण के लिए मच्छरों को पैदा होने से रोकने के अभियान को सफल बनाने के लिए यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलरों व घर के छतों पर पानी एकत्र न होने दें। इससे क्या होता है कि मलेरिया के मच्छर पनपते हैं। देखिए पुनः आगे दिया है कि हकीम शेख के प्रकरण को पुनः याद करिए आप। क्या आप जानना चाहेंगे कि उनके मामले में कोर्ट ने क्या निर्णय दिया? हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। अदालत ने कहा कि हकीम शेख को जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा उसमें उनकी जान भी जा सकती थी यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं प्रदान कर पाता है, तो इसका तात्पर्य है कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा सकती है। देखिए इस चित्र में दिया गया है कि गांव के एक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज को दवाई देती है डॉक्टर दिखाया गया है। आगे हम देखते हैं कि अदालत ने भी क्या कहा। यह कहा कि यह सरकार का कर्तव्य है कि वो मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं दें, स्वास्थ्य सेवाएं दें जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित हो। अस्पताल और उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए और कई सरकारी अस्पतालों ने हकीम शेख का इलाज करने से मना कर दिया था। इसलिए अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि वह हकीम शेख द्वारा इलाज पर व्यय किए गए पूरे खर्च का भुगतान करें। देखिए इस चित्र में दिखाया गया है, ये सरकारी अस्पताल की एक व्यवस्था दिखाई गई है। एक सरकारी अस्पताल में अपने बीमार बच्चे के साथ एक औरत है और आगे दिया है कि यूनिसेफ के अनुसार हर साल 10 लाख बच्चे ऐसे संक्रमणों से मर जाते हैं जिन्हें रोक पाना संभव है। यानी रोक पाना संभव है दवाइयों की मदद से, इलाज की मदद से, लेकिन इस असफलता की वजह से ये आंकड़ा बता रहा है कि हर साल 10 लाख बच्चे मर जाते हैं। आगे आइए देखते हैं निजी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में। दिया है कि हमारे देश में निजी स्वास्थ्य सेवाओं में दिया है कि हमारे देश में कई तरह के निजी अस्पताल, निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी मिल जाते हैं और शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं जिनमें से बहुत से विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल व नर्सिंग होम भी है। काफ़ी संख्या में प्रयोगशालाएं हैं जो परीक्षण करते हैं, वह विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि। तो ऐसी दुकानें भी हैं जहां से हम दवाइयां खरीद सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि दिया है कि जैसा कि इनके नाम से ज्ञात होता है कि निजी यानी प्राइवेट, निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता है। यानी इस पे जो व्यक्ति चलाता है उसका स्वयं का स्वामित्व होता है, स्वयं का नियंत्रण होता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की सेवाओं को हम निजी स्वास्थ्य सेवाएं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य सेवाओं में जो मरीज होते हैं, मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है, क्योंकि सरकारी तो होता नहीं है कि सरकार इसके लिए पैसे वहन करती है, इसलिए महंगा पड़ता है। जो निजी अस्पताल में हम कोई इलाज करवाते हैं। तो आगे दे रहा है कि आज निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती हैं। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल भी चलाती हैं। कुछ कंपनियां दवाइयों को बनाने और बेचने में भी लगी हैं और शहरों के कोने कोने में दवाइयों की भी दुकानें देखी जा सकती हैं, जो प्राइवेट दवाइयों की दुकानें होती हैं। स्वास्थ्य सेवा और समानता, क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? तो आइए देखते हैं कि क्या भारत में सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं या कुछ विशेष प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं विशेष लोगों के लिए हैं या सबके लिए समान है। देखिए आगे दिया है कि हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं परंतु सार्वजनिक नहीं। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती हैं। ये शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हैं। इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है। दवाइयाँ महंगी होती हैं इनके जो निजी होते हैं और बहुत से लोग उन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते हैं। इसलिए जब परिवार में बीमारी होती है
तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है। और बीमारी की वजह से देखें तो भारतीय परिवार बहुत सारे ऋणग्रस्त हैं, क्योंकि वर्तमान समय में बीमारियों से इतने लोग ग्रसित हो रहे हैं। धन के अभाव में लोग दवा करवाने के लिए ऋण के तले दबते जा रहे हैं। कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए प्रायः ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करती हैं जो सही नहीं है। अधिक प्रॉफिट के लिए भी लोग ऐसे कार्य को प्रोत्साहित करें तो गरीबों को क्या होगा। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनके प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए प्रायः देखा जाता है कि कुछ चिकित्सक जरूरत से ज़्यादा दवाइयाँ, इंजेक्शन या सेलाइन आदि की सलाह दे देते हैं, जबकि साधारण इलाज भी पर्याप्त हो सकता है उस बीमारी को ठीक करने के लिए। लेकिन क्या कारण है, अधिक लाभ कमाने के लिए इतने सारे दवाइयाँ, ये इंजेक्शन सब लिख देते हैं और मरीज को क्या होता है, लेना ही पड़ता है कि डॉक्टर साहब कहे हैं तो लेंगे। फिर दे रहा है कि तथ्य यह है कि जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम होते हैं। यानी जो जनसंख्या का 20% लोग हैं, यही लोग सक्षम हैं दवाइयाँ खरीदने में। वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते, दवा संबंधी खर्चों को उठाने में कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। एक अध्ययन में यह पाया गया कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं, उनमें से 40% लोग, इसमें से जो दे रहा है कि इसमें से 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं। उधार के साथ साथ यदि उधार नहीं मिलता है, कोई ऐसी बीमारी हो चुकी है जिसके खर्च बहुत अधिक होंगे, तो क्या करते हैं, ये लोग अपनी संपत्ति भी बेच देते हैं। आगे दे रहा है कि गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। गरीब लोग हैं, पहले से ही हर चीज़ की बड़ी कठिनाई से मिलता है, उसी में बीमारी कोई आ जाती है तो उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल डगमगा जाती है, बहुत खराब हो जाती है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है। गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार होते रहते हैं। ये परिवार उतना भोजन नहीं खाते जितना उन्हें खाना चाहिए। उन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं जैसे पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण तक भी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं और इसलिए उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक रहती है। बीमारी पर होने वाले खर्चे से उनकी हालत और भी खराब हो जाती है। पहले से ही कुपोषण का विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का अभाव रहता है उनके पास, उसी में बीमारी और खर्चे बढ़ा देती है। कभी कभी केवल पैसा ही लोगों के बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता है। उदाहरण के लिए महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता है। कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र कम होते हैं, या हम ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखें तो स्वास्थ्य केंद्र कम होते हैं और वे भी अच्छी तरह नहीं चलाए जाते हैं, तो वहाँ निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं होती हैं, तो स्वास्थ्य उनका बिगड़ता रहता है, उत्तम या अच्छा इलाज नहीं मिल पाता है। तो आगे दे रहा है कि क्या किया जा सकता है इसके लिए कि अच्छी सुविधाएं, अच्छे इलाज कम खर्च पे सभी लोगों को मिल सके। तो आइए देखते हैं। आगे दिया है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। संदेह नहीं है, यानी स्वास्थ्य की दशा खराब ही है भारत में लोगों का। आगे दे रहा है कि यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह अपने सब नागरिकों को, विशेषकर गरीबों और सुविधाहीनों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे। फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर और उनके सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी निर्भर हो, उतना भी स्वास्थ्य सेवाओं पर भी लोग ध्यान दें। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों का कार्य करना आवश्यक है। ऐसा करना संभव है। अगले पृष्ठ पर दिए गए उदाहरण देखिए। तो आइए हम देखते हैं, इसमें एक अनुभव दिया गया है केरल का अनुभव है क्या है, या फिर केरल राज्य में किस प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं, वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं कितना ऊंचा स्तर का है। ये देखते हैं। दिया है कि 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य के पूरे बजट का इसने 40% पंचायतों को दे दिया। इससे पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थी। इससे गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करना संभव हो सका।
आगे देखते हैं। आगे दे रहा है कि इसके फलस्वरूप जल वितरण, स्वास्थ्य की जांच की गई, स्कूलों और आंगनवाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया और गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया। इन सब कार्यों से स्थिति में सुधार आया। आगे इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी रहीं, जैसे कि दवाइयों की कमी, अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टरों का न होना आदि। ये सारी समस्याएं बनी रहीं। इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। आगे दे रहा है कि अधिक जानकारी के लिए आप इसको लॉगिन करके हम इसमें उसकी जानकारी देख सकते हैं। आगे दे रहा है कि आइए अब एक अन्य देश का उदाहरण देखें और वहाँ स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर उनकी कार्य पद्धति को भी जानें कि उनकी कार्य पद्धति कैसी है, किस प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे हैं वहाँ पे। जैसे दिया है कोस्टा रिका का तरीका। कोस्टा रिका में दिया है, ये एक सेंट्रल अमेरिका का देश है कोस्टा रिका। दिया है कि कोस्टा रिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। स्वस्थ, इसका मुख्य कारण है उन्हें संविधान में निहित है। माने हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं को उन्होंने संविधान में एक स्थान दे रखा है। इस वजह से कई वर्षों पहले कोस्टा रिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे। इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने में मदद मिली। आगे दे रहा है कि कोस्टा रिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वास्थ्य होना जरूरी है और इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। कोस्टा रिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सुविधाएं देती हैं, जैसे पीने का पानी, सुरक्षित पानी, स्वच्छ पानी, सफाई, पोषण और आवास। ये सारी सुविधाएं उचित मात्रा में मुहैया करवाती है कोस्टा रिका सरकार। और स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है कोस्टा रिका में और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग है। तो जितना महत्व स्थान दिया गया है जब स्वास्थ्य को संविधान में, तो उस पर कार्य होगा ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आज हम अध्याय 2 शुरू कर रहे हैं। तो अध्याय 2 में आज हम अध्ययन करने वाले हैं स्वास्थ्य में सरकार की क्या भूमिका है। तो आइए हम देखते हैं कि स्वास्थ्य में सरकार की क्या भूमिका है, क्या भूमिका निभाता है और भारतीय जनता के बारे में या कोई भी सरकार हो वहाँ की जनता के बारे में कौन कौन सी योजनाएं बनाता है, उनके स्वास्थ्य के लिए क्या क्या कार्य करता है या कौन से फंड देता है, किस प्रकार से उनके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अपना योगदान निभाता है। तो आइए देखते हैं। देखिए दिया है कि लोकतंत्र में लोगों की ये अपेक्षा रहती है कि सरकार जो हो उनके कल्याण के लिए कार्य करे और लोकतंत्र होता ही ये जनता द्वारा चुना गया रहता है, तो वो उसके लिए उत्तरदायी उसे होना ही चाहिए, चाहे वो उसके स्वास्थ्य क्या हो, उसके सामाजिक मुद्दे हों, राजनीतिक हों, आर्थिक हों, सभी के लिए लोकतंत्र उत्तरदायी होता है। तो देखिए फिर कह रहा है कि यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने एवं गृह निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। इस अध्याय में हम स्वास्थ्य के अर्थ और उससे संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं इसको हम देखेंगे और अध्याय के उप शीर्षकों को देखेंगे। इसमें ये दिया हुआ है कि यह विषय सरकार के काम से किस किस प्रकार जुड़ा हुआ है या स्वास्थ्य संबंधी कार्य वो किस प्रकार से करता है। तो आइए देखते हैं हम। देखिए सबसे पहले देखते हैं कि स्वास्थ्य क्या है। इस अध्याय में दिया हुआ है कि स्वास्थ्य क्या है। तो दिया है कि स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना, लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। आपने उपयुक्त कोलाज में से केवल कुछ स्थितियों को ही स्वास्थ्य से जोड़कर देखा होगा।
प्रायः हम ध्यान नहीं देते कि उपयुक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से है। बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है कि जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। केवल बीमारी से ही ये नहीं कि हम बीमार पड़ गए तो हमारे स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। वहाँ का जो सामाजिक वातावरण है, वहाँ का प्राकृतिक वातावरण है, इन सब का हमारे स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले, तो वे सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। दूसरी ओर देखें तो यदि लोगों को भरपेट भोजन न मिले अथवा उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े, तो उनके बीमार पड़ने की संभावना क्या होगी? और अधिक हो जाएगी और अधिक संभावना बढ़ जाएगी बीमार पड़ने की। हम सब चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें, चुस्ती से और ऊंचे मनोबल के साथ करें। सुस्त और अकर्मण्य रहना, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे सहमे रहना स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं है। हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए और हमारे जीवन के ये सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से हैं। यानी ये सभी हम प्रसन्न रहें, तनाव मुक्त रहें, हमारी बौद्धिक तनाव मुक्त रहेंगे तभी हमारी बौद्धिक क्षमता का विकास होगा। वरना हम कहेंगे मानसिक बीमार पड़ सकते हैं। मानसिक जब स्थिति व्यक्ति की सही नहीं होती है तो वो कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। ना उसका स्वास्थ्य सही रहेगा, ना सही कार्य करेगा, ना अपने समाज का विकास कर सकता है। आइए देखते हैं भारत में स्वास्थ्य सेवाएं कि भारत में किस तरह से किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं वहाँ के लोकतंत्र द्वारा। तो यह है कि भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के कुछ पहलुओं का परीक्षण करें और यहाँ दी गई तालिका के प्रथम तथा द्वितीय स्तंभों में दिखाई गई स्थितियों की तुलना कीजिए। तो आइए हम तुलना करते हैं कि किस किस तरह से दिया हुआ स्थितियां। देखिए, एक कॉलम दिया है कि जो संसार है, तो संसार भर में भारत सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं पूरे विश्व की तुलना में भारत में। और लगभग हर वर्ष 15,000 नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। दूसरे कॉलम में क्या दिया है, आइए देखते हैं। इसमें दिया है कि भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसे हैं और ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है और ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफी कम है, यानी शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा। फिर दे रहा है कि पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफी वृद्धि हुई है और सन 1950 में भारत केवल 2717 अस्पताल थे। सन 1991 में 11,174 अस्पताल थे और 2000 में यह संख्या बढ़कर के 18,218 हो गई। नेक्स्ट दिया है इस कॉलम में कि भारत में करीब 5 लाख लोग प्रति वर्ष तपेदिक यानी टीबी से मर जाते हैं। यह आंकड़ा दे रहा है भारत में स्वास्थ्य से संबंधी कि प्रति वर्ष 5 लाख लोग टीबी से मरते हैं और स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी जैसा का तैसा ही है, कोई खास परिवर्तन नहीं देखने को मिला है। हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है और यह संख्या कम नहीं हो रही है। इस कॉलम में दिया है कि भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सा पर्यटक भी आते हैं और वे उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पतालों में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में की जा सकती है। नेक्स्ट कॉलम में है कि हम सबको पीने के स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। संचारणीय बीमारियां पानी के द्वारा एक से दूसरे को लगती हैं और इन बीमारियों से 21% जल जनित होती है, जैसे कि हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस। संचारणीय बीमारियां यानी कहेंगे एक व्यक्ति से जो दूसरे व्यक्ति को फैलने वाले होते हैं, इनको कहते हैं हम संचारणीय या संक्रामक। भारत का विश्व का दवाइयां निर्मित करने वाला तीसरा बड़ा देश है, यानी तीसरा पूरे विश्व में तीसरा ये दवाइयां निर्माण करने वाला बड़ा देश है और यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात भी होता है। फिर दूसरे कॉलम में कि भारत के समस्त बच्चों में से आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है और वे अल्प पोषण के शिकार रहते हैं। तो देखिए, हमने ये दोनों कॉलम का अध्ययन किया। पढ़ने से हमें क्या स्पष्ट हुआ है, ये कि स्थिति में देखें तो भारत में इतने सारे डॉक्टर प्रतिवर्ष आ रहे हैं। विदेशी मतलब बाहरी लोग भी भारत में चिकित्सा पर्यटक के लिए आते हैं अपना इलाज करवाने और दवाइयों निर्माण करने में तीसरा स्थान है। फिर भी हम देख पा रहे हैं कि एक तो फिर भी बहुत सारी कमियां हैं। इतनी सारी सुविधाएं होने के बाद भी अल्प पोषण मिल रहा है, संक्रामक बीमारी इतनी है, ना स्वच्छ जल प्राप्त पहुंचा पा रहे हैं लोगों को। टीबी से प्रतिवर्ष मरने वाले व्यक्तियों की संख्या दे रहा है कि 5 लाख लोग प्रतिवर्ष मर रहे हैं। यानी कहें कि संपन्नता एक तरफ देखने को मिल रहा है, एक तरफ विपन्नता। फिर भी हम स्वास्थ्य में कुछ अच्छा कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ देखते हैं
आगे दिया है कि बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, जैसे कि स्वास्थ्य केंद्र होगा, अस्पताल अच्छे होने चाहिए, परीक्षणों के लिए प्रयोगशाला यानी रिसर्च के लिए इसमें उस पे कार्य होना चाहिए, एम्बुलेंस की सुविधा हो ताकि कोई व्यक्ति तुरंत बीमार पड़े तुरंत उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, ब्लड बैंक हो ताकि खून की कमी होने पे उस व्यक्ति को ब्लड डोनेट किया जा सके या फिर उसको ब्लड पहुंचाया जा सके। ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए हमें अपने स्वास्थ्य में उचित कार्य करने के लिए। फिर आगे देखिए कि जो मरीजों को आवश्यक सेवा और देखभाल उपलब्ध करा सके। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवाओं में नर्सों, योग्य डॉक्टरों और अन्य विशेषज्ञों की जरूरत होती है, जो परामर्श दे सकें, रोग की पहचान भी कर सके, किस प्रकार का रोग है, कैसा इलाज चाहिए और इलाज कर सके। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयाँ व उपकरण भी चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की जरूरत पड़ती है और ये सुविधाएं होंगी तभी हम अपने स्वास्थ्य में सुधार ला सकते हैं। देखिए दिया है कि भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं, दवाखाने हैं और अस्पताल हैं, बड़ी संख्या में तो हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार चलाती है। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ भी है, जो सैकड़ों, हजारों गांवों में फैली हुई है और इस विषय पर हम बाद में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत ही असाधारण प्रगति भी हुई है, जिसके चलते देश में इलाज की नई नई तकनीकें, नई नई विधियां उपलब्ध हैं। तो विधियां तो उपलब्ध हैं लेकिन एक तरह से ये भी कमी है कि जनसंख्या अधिक है और कहीं कि छोटे तबके तक ये सारी तकनीकी इलाज, उच्च कोटि की जो विधियां हैं ये सब पहुंचाना या महंगे होने की वजह से उन लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है। फिर भी दूसरा स्तंभ दिखाता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है। उपयुक्त सकारात्मक विकास के बाद भी जो इतने हमने इसके सकारात्मक विकास देखे हैं, पॉजिटिव पॉइंट देखे हैं, इसके बावजूद भी हम देखें तो जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। यह विरोधाभासजनक स्थिति है जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है और अनुभवी व्यक्ति भी हैं, फिर भी क्या है, हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं देने में असमर्थ हैं। हम इस अध्याय में इसके कुछ कारणों को भी जानेंगे कि हम सबको सुविधाएं देने में क्यों असमर्थ हैं। ये देखिए चित्र दिया है कि सरकारी अस्पतालों के मरीजों को अक्सर ऐसी लंबी लाइनों में खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि जनसंख्या अधिक आती है और भीड़ की वजह से लोगों को इतना इंतजार करना पड़ता है। आगे देखिए यहाँ दिया है, हकीम शेख की कहानी के माध्यम से इसमें समझाने का प्रयास किया है। आइए इस कहानी का अध्ययन करते हैं। देखिए दिया है कि हकीम शेख पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति PBKMS के एक सदस्य थे, जो पश्चिमी बंगाल में खेतीहर मजदूरों का एक संगठन है। ये 1992 में एक शाम वे चलते ट्रेन से गिर गए। उन्हें सिर में गंभीर चोटें आई। उनकी हालत बहुत नाजुक थी और उन्हें तुरंत इलाज की आवश्यकता भी थी। तो उन्हें क्या किया गया कि कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया गया क्योंकि वहाँ कोई बिस्तर खाली नहीं था। दूसरे अस्पताल में आवश्यक सुविधाएं या उनके इलाज के लिए जरूरी विशेषज्ञ नहीं थे। इस प्रकार अत्यंत गंभीर हालत में उन्हें 14 घंटे के अंदर 8 सरकारी अस्पतालों में ले जाया गया, किंतु किसी ने भी उन्हें भर्ती नहीं लिया। अंत में उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज किया गया। उन्होंने अपने इलाज पर बहुत पैसा खर्च किया। जिन अस्पतालों ने उन्हें भर्ती करने से इनकार कर दिया था, उनकी उपेक्षापूर्ण रवैये से नाराज और क्षुब्ध होकर हकीम शेख एवं PBKMS ने कोर्ट में एक मुकदमा दायर कर दिया। कितने सरकारी अस्पतालों में जाने के बाद किसी ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया है दवा के लिए। यहाँ पे देखिए दिया है कि एक इलाज का खर्च, तो इसका कारण वही हो सकता है कि उनको नहीं लेने का, क्यों उसमें उतने कुशल डॉक्टरों का अभाव हो, वो सुविधाएं ना हो, वो दवाइयाँ ना हो कि उनकी जान बचा सके। तो आइए ये देखते हैं कि एक इलाज का खर्च क्या है। यहाँ पे दिया है कहानी के माध्यम से। इसमें दिया है कि अमन और रंजन अच्छे मित्र हैं। रंजन का परिवार साधन संपन्न है, जबकि अमन के माता पिता क्या है, जैसे तैसे अपना गुजारा करते हैं, गरीब हैं। देखिए यहाँ दिखा रहा है कि वो मिले अमन और रंजन। वो पूछ रहा है, अरे अमन, बड़े दिनों बाद मिले, कैसे हो?
फिर दे रहा है यहाँ आगे दिया है कि मुझे वायरल बुखार हो गया था और अस्पताल जाना पड़ा। आगे दे रहा है कि अच्छा मुझे भी वायरल हुआ था। मैं इसी सोमवार से स्कूल आ रहा हूँ और मेरे डैडी किंग्सवे के नए अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने ले गए। वहाँ बहुत अच्छा लगा। यानी प्राइवेट स्कूल हॉस्पिटल रहा होगा वहाँ पे, अच्छी सारी सुविधाएं दी गई होंगी। फिर ये बता रहा है कि अस्पताल की बिल्डिंग ऐसी चकाचक दिखती थी कि मुझे लगा कोई 5 सितारा होटल है। डैडी कह रहे थे कि ये एक प्राइवेट अस्पताल है और बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं यहाँ पे मिलती हैं। आगे फिर दे रहा है कि रिसेप्शन काउंटर पे ही डैडी को 500 रुपए देने पड़े और डॉक्टर को दिखाने से पहले ही पता है वहाँ बड़ा अच्छा संगीत बज रहा था और सब कुछ कितना साफ सुथरा जगमग जगमग था। यानी सफाई की भी इस कहानी के माध्यम से हमें यही पता चल रहा है कि यानी सरकारी और प्राइवेट दो अस्पतालों की ये यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है कि किस प्रकार का परिदृश्य है, किस प्रकार की उसमें सुविधाएं हैं। तो ये इसमें से बताने का प्रयास किया गया है। फिर बता रहा है कि डॉक्टर ने मुझे बहुत से परीक्षण करवाने को कहा पर वहाँ तो सब लोग दोस्तों की तरह बात कर रहे थे। एक महिला ने जांच के लिए मेरा खून लिया। उसने बातों बातों में खूब मजा किया और मुझे दर्द का भी पता नहीं चला। जब सारे परीक्षणों के नतीजे आ गए तो हम वापस डॉक्टर के पास गए। उन्होंने नतीजों को देखा और कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है, मुझे सिर्फ वायरल हुआ है। उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिख दी और आराम करने को कहा। फिर दे रहा है कि क्या तुमने रियलिटी टीवी पर बैटमैन वाला चुटकुला सुना है? हाँ, तो छोटे जनाब, यह गुलाबी गोली दिन में 3 दफा लेनी है, यह सफेद वाली सोने से पहले और यह शरीर के दर्द के लिए और यह एक सिरप है, घबराओ नहीं, बढ़िया स्वाद है इसका, डॉक्टर ने कहा इस बच्चे को। फिर रंजन बता रहा है कि इसने डॉक्टर को धन्यवाद किया और कहा कि अब मुझे अभी से ठीक लगने लगा है। फिर आगे कहानी में बताया जा रहा है कि रंजन कह रहा है कि तुम्हें यह सारी बातें बताने के लिए मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ, अमन से कह रहा है। और फिर अमन से पूछ रहा है कि अच्छा अब तुम बताओ तुम किस अस्पताल में गए थे। फिर अमन कहता है कि हाँ, तुम्हारे वाले अस्पताल जितना अच्छा तो नहीं था। पहले तो अब्बा मुझे ले ही नहीं जा रहे थे क्योंकि इसमें बहुत समय लगने वाला था मेरे अस्पताल में जहाँ मैं गया था। फिर रमन कहता है कि जब हमारी बारी आई तो डॉक्टर ने मेरी जांच की और खून की जांच कराने के लिए कहा। इसके लिए हमें एक बहुत बड़ी लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ा जहाँ जांच के लिए खून लिया जा रहा था। वहाँ भी बहुत भीड़ भाड़ हो रही थी। तो फिर बता रहा है कि फिर अमन बता रहा है रंजन को कि और सच में कितना ज़्यादा समय लगा। हम एक बड़े से सरकारी अस्पताल में गए। हमें ओपीडी काउंटर पर ही एक लंबी लाइन में इंतजार करना पड़ा। मेरी तबीयत इतनी खराब हो रही थी कि मैं पूरे समय अब्बा के सहारे ही वहाँ टिका रहा। फिर आगे दे रहा है कि हमें 3 दिन बाद खून की जांच का नतीजा मिला। 3 दिन बाद खून का। वहीं रंजन गया था प्राइवेट अस्पताल में तो उसे तुरंत ही मिल गया है। अपने करवाने के बाद 2-4 घंटे बाद मिल गया होगा। लेकिन इसे बता रहा है कि 3 दिन बाद मिला। फिर हम वापस अस्पताल गए। उस दिन वहाँ कोई दूसरी डॉक्टर बैठ चुकी थी। आगे फिर दे रहा है कि इससे क्या हुआ? मुझे इसका ओपीडी कार्ड दिखाओ, खून की रिपोर्ट जल्दी करो। तो खून की रिपोर्ट दिखाने फिर जाते हैं डॉक्टर के पास। तो फिर डॉक्टर साहिबा क्या बताती हैं रंजन को, अरे अमन को। तो अमन कहती हैं कि इसे वायरल हुआ है, लगता है कोई फिक्र की बात नहीं है, बुखार उतरने की ये गोली इसे देनी है बस और कुछ नहीं। इसे भी वायरल ही बताया था। उसके बाद ये दे रहा है कि तो वही सोच रहा है कि मेरा अस्पताल था तो बढ़िया पर उन्होंने मुझे ज़्यादा दवाइयाँ दे दी और मेरे इलाज में ज़्यादा खर्च हो गए। फिर ये है अमन, ये अमन हो गया, ये है रंजन। तो ये अमन का दे रहा है कि अच्छा मेरे इलाज में तो ज़्यादा खर्च नहीं हुए। तो इस कहानी के माध्यम से ये पता चल रहा है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उस अस्पताल के बारे में ये बता रहा है रंजन। यानी उसके खर्च बहुत अधिक हुआ, दवाइयाँ भी अधिक दी, समय कम लगा। लेकिन ये सरकारी अस्पताल को बता रहा है अमन, तो इसके इलाज में क्या वो ज़्यादा खर्च नहीं हुए, समय बहुत अधिक लगा और दवाइयाँ भी कम दी गई। तो ये 2 परिदृश्य बता रहा है प्राइवेट अस्पताल व सरकारी अस्पतालों का। देखिए यहाँ दिया है कि सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। दे रहा है कि उपरोक्त कहानी से आप समझ ही गए होंगे अब तक कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को 2 मोटे वर्गों में बांट सकते हैं। पहला तो हो गया सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं
दूसरा हो गया निजी स्वास्थ्य सेवाएं। तो हमने देखा है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं में क्या समय अधिक लगता है, दवाइयाँ ठीक ठाक नहीं दी जाती हैं, कम दवाइयाँ दे दी जाती हैं। और निजी स्वास्थ्य सेवाएं में खर्च अधिक लग जाता है, लेकिन अच्छी दवाइयाँ देते हैं, अधिक देते हैं, महंगे देते हैं और इसमें समय कम लगता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में आइए अध्ययन करते हैं। यहाँ पे विस्तृत विस्तार में दिया गया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला होती है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं जिससे कि वे शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान कर सकें स्वास्थ्य संबंधी। और सभी बीमारियों साधारण से लेकर के ये विशेष देखभाल की जरूरत वाली बीमारियां हों का इलाज प्रदान करते हैं। और ग्राम के स्तर पे क्या करते हैं, ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है और जहाँ प्रायः एक नर्स होती है और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण किया गया रहता है और उन्हें उस स्तर पे नियुक्त किया गया रहता है ग्राम स्तर पे। फिर दे रहा है कि और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य भी करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गांवों की जरूरतों को पूरा करता है। जिला स्तर पे जिला अस्पताल होता है जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। जो जिला स्तर पे जिला अस्पताल होता है इन सारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है जो ग्राम स्तर पे बने होते हैं। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसे एक वह था जिसमें अमन को ले जाया गया था। दे रहा है वही कि देखिए तो शहरों में सरकारी अस्पताल भी होते हैं और अमन और ऐसे भी विशिष्ट सरकारी अस्पताल हैं जिनके जिक्र हकीम शेख की कहानी में हुआ था। इस स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों से हम सार्वजनिक कहते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए ये अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। इसलिए ये सुविधाएं सबके लिए क्या होती हैं, सबके लिए होती हैं, सार्वजनिक। और सार्वजनिक स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि इसका उद्देश्य होता है अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना। यानी ये नहीं कि उद्देश्य तो यही होता है कि अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दें और बहुत कम कीमत पे। लेकिन कहीं कि वहाँ उसमें कर्मचारियों की कमी की वजह से या प्रशासनिक ढील की वजह से अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल नहीं पाती हैं। लेकिन प्रयास तो बिल्कुल ये उद्देश्य यही रहता है कि अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएं जिससे गरीब लोग भी इलाज करा सकें। स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य है बीमारियों जैसे कि टीबी हो गया, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलाने से रोकना इसका उद्देश्य होता है। और इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है। आगे दे रहे कि अन्यथा ये व्यवस्थाएं असफल हो जाएंगी। उदाहरण के लिए मच्छरों को पैदा होने से रोकने के अभियान को सफल बनाने के लिए यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्षेत्र के सभी लोग अपने स्कूलों व घर के छतों पर पानी एकत्र न होने दें। इससे क्या होता है, मलेरिया के मच्छर पनपते हैं। देखिए पुनः आगे दिया है कि हकीम शेख के प्रकरण को पुनः याद करिए आप। क्या आप जानना चाहेंगे कि उनके मामले में कोर्ट ने क्या निर्णय दिया? हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। अदालत ने कहा कि हकीम शेख को जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा उसमें उनकी जान भी जा सकती थी यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं प्रदान कर पाता है। तो इसका तात्पर्य है कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा सकती है। देखिए इस चित्र में दिया गया है कि गांव के एक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज को दवाई देती है डॉक्टर दिखाया गया है। आगे हम देखते हैं कि अदालत ने भी क्या कहा। यह कहा कि यह सरकार का कर्तव्य है कि वो मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं दें, स्वास्थ्य सेवाएं दें जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित हो। अस्पताल और उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। और कई सरकारी अस्पतालों ने हकीम शेख का इलाज करने से मना कर दिया था। इसलिए अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि वह हकीम शेख द्वारा इलाज पर व्यय किए गए पूरे खर्च का भुगतान करें। देखिए इस चित्र में दिखाया गया है, ये सरकारी अस्पताल की एक व्यवस्था दिखाई गई है। एक सरकारी अस्पताल में अपने बीमार बच्चे के साथ एक औरत है और आगे दिया है कि यूनिसेफ के अनुसार हर साल 10 लाख बच्चे ऐसे संक्रमणों से मर जाते हैं जिन्हें रोक पाना संभव है। यानी रोक पाना संभव है दवाइयों की मदद से
इलाज की मदद से, लेकिन इस असफलता की वजह से ये आंकड़ा बता रहा है कि हर साल 10 लाख बच्चे मर जाते हैं। आगे आइए देखते हैं निजी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में। दिया है कि हमारे देश में निजी स्वास्थ्य सेवाओं में दिया है कि हमारे देश में कई तरह के निजी अस्पताल, निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी मिल जाते हैं और शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं जिनमें से बहुत से विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल व नर्सिंग होम भी हैं। काफ़ी संख्या में प्रयोगशालाएं हैं जो परीक्षण करते हैं, वह विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि। तो ऐसी दुकानें भी हैं जहां से हम दवाइयाँ खरीद सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि दिया है कि जैसा कि इनके नाम से ज्ञात होता है कि निजी यानी प्राइवेट, निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता, यानी इस पे जो व्यक्ति चलाता है उसका स्वयं का स्वामित्व होता है, स्वयं का नियंत्रण होता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की सेवाओं को हम निजी स्वास्थ्य सेवाएं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य सेवाओं में जो मरीज होते हैं, मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है, क्योंकि सरकारी तो होता नहीं है कि सरकार इसके लिए पैसे वहन करती है, इसलिए महंगा पड़ता है। जो निजी अस्पताल में हम कोई इलाज करवाते हैं। तो आगे दे रहा है कि आज निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती हैं। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल भी चलाती हैं। कुछ कंपनियां दवाइयों को बनाने और बेचने में भी लगी हैं और शहरों के कोने कोने में दवाइयों की भी दुकानें देखी जा सकती हैं, जो प्राइवेट दवाइयों की दुकानें होती हैं। स्वास्थ्य सेवा और समानता, क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? तो आइए देखते हैं कि क्या भारत में सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं या कुछ विशेष प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं विशेष लोगों के लिए हैं या सबके लिए समान है। देखिए आगे दिया है कि हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं परंतु सार्वजनिक नहीं। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती हैं। ये शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हैं। इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है। दवाइयाँ महंगी होती हैं इनके, जो निजी होते हैं, और बहुत से लोग उन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते हैं। इसलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है, और बीमारी की वजह से देखें तो भारतीय परिवार बहुत सारे ऋणग्रस्त हैं, क्योंकि वर्तमान समय में बीमारियों से इतने लोग ग्रसित हो रहे हैं। धन के अभाव में लोग दवा करवाने के लिए ऋण के तले दबते जा रहे हैं। कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए प्रायः ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करती हैं जो सही नहीं है। अधिक प्रॉफिट के लिए भी लोग ऐसे कार्य को प्रोत्साहित करें तो गरीबों को क्या होगा। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनके प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए प्रायः देखा जाता है कि कुछ चिकित्सक जरूरत से ज्यादा दवाइयाँ, इंजेक्शन या सेलाइन आदि की सलाह दे देते हैं, जबकि साधारण इलाज भी पर्याप्त हो सकता है उस बीमारी को ठीक करने के लिए। लेकिन क्या कारण है, अधिक लाभ कमाने के लिए इतने सारे दवाइयाँ, ये इंजेक्शन सब लिख देते हैं, और मरीज को क्या होता है, लेना ही पड़ता है कि डॉक्टर साहब कहे हैं तो लेंगे। फिर दे रहा है कि तथ्य यह है कि जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम होते हैं। यानी जो जनसंख्या का 20% लोग हैं, यही लोग सक्षम हैं दवाइयाँ खरीदने में। वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते, दवा संबंधी खर्चों को उठाने में कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। एक अध्ययन में यह पाया गया कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं, उनमें से 40% लोग, इसमें से जो दे रहा है कि इसमें से 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं। उधार के साथ साथ यदि उधार नहीं मिलता है, कोई ऐसी बीमारी हो चुकी है जिसके खर्च बहुत अधिक होंगे, तो क्या करते हैं, ये लोग अपनी संपत्ति भी बेच देते हैं। आगे दे रहा है कि गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। गरीब लोग हैं, पहले से ही
हर चीज़ की बड़ी कठिनाई से मिलता है, उसी में बीमारी कोई आ जाती है तो उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल डगमगा जाती है, बहुत ख़राब हो जाती है। इससे भी बड़ी बात ये है कि ऐसी स्थिति बार-बार आती है। गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार होते रहते हैं। ये परिवार उतना भोजन नहीं खाते जितना उन्हें खाना चाहिए। उन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं जैसे पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण तक भी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं और इसलिए उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक रहती है। बीमारी पर होने वाले खर्चे से उनकी हालत और भी खराब हो जाती है। पहले से ही कुपोषण का विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का अभाव रहता है उनके पास, उसी में बीमारी और खर्चे बढ़ा देती है। कभी-कभी केवल पैसा ही लोगों के बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता है। उदाहरण के लिए महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता है। कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र कम होते हैं या हम ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखें तो स्वास्थ्य केंद्र कम होते हैं और वे भी अच्छी तरह नहीं चलाए जाते हैं, तो वहाँ निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं होती हैं, तो स्वास्थ्य उनका बिगड़ता रहता है, उत्तम या अच्छा इलाज नहीं मिल पाता है। तो आगे दे रहा है कि क्या किया जा सकता है इसके लिए कि अच्छी सुविधाएं, अच्छे इलाज कम खर्च पे सभी लोगों को मिल सके। तो आइए देखते हैं। आगे दिया है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। संदेह नहीं है, यानी स्वास्थ्य की दशा खराब ही है भारत में लोगों का। आगे दे रहा है कि यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह अपने सब नागरिकों को, विशेषकर गरीबों और सुविधाहीनों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे। फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर और उनके सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी निर्भर हो, उतना भी स्वास्थ्य सेवाओं पर भी लोग ध्यान दें। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना आवश्यक है। ऐसा करना संभव है। अगले पृष्ठ पर दिए गए उदाहरण देखिए। तो आइए हम देखते हैं, इसमें एक अनुभव दिया गया है केरल का। केरल का अनुभव है क्या है, या फिर केरल राज्य में किस प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं, वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं कितना ऊंचा स्तर का है। ये देखते हैं। दिया है कि 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य के पूरे बजट का इसने 40% पंचायतों को दे दिया। इससे पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थी। इससे गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करना संभव हो सका। आगे देखते हैं। आगे दे रहा है कि इसके फलस्वरूप जल वितरण, स्वास्थ्य की जांच की गई, स्कूलों और आंगनवाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया और गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया। इन सब कार्यों से स्थिति में सुधार आया। आगे इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी रहीं, जैसे कि दवाइयों की कमी, अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टरों का न होना आदि। ये सारी समस्याएं बनी रहीं। इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। आगे दे रहा है कि अधिक जानकारी के लिए आप इसको लॉगिन करके हम इसमें उसकी जानकारी देख सकते हैं। आगे दे रहा है कि आइए अब एक अन्य देश का उदाहरण देखें और वहाँ स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर उनकी कार्य पद्धति को भी जानें कि उनकी कार्य पद्धति कैसी है, किस प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे हैं वहाँ पे। जैसे दिया है कोस्टा रिका का तरीका। कोस्टा रिका में दिया है, ये एक सेंट्रल अमेरिका का देश है कोस्टा रिका। दिया है कि कोस्टा रिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। स्वस्थ, इसका मुख्य कारण है उन्हें संविधान में निहित है। माने हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं को उन्होंने संविधान में एक स्थान दे रखा है। इस वजह से कई वर्षों पहले कोस्टा रिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे। इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने में मदद मिली। आगे दे रहा है कि कोस्टा रिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वास्थ्य होना जरूरी है और इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर उसने बहुत ध्यान देती है। कोस्टा रिका सरकार
कोस्टा रिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सुविधाएं देती हैं, जैसे पीने का पानी, सुरक्षित पानी, स्वच्छ पानी, सफाई, पोषण और आवास। ये सारी सुविधाएं उचित मात्रा में मुहैया करवाती है कोस्टा रिका सरकार। और स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है कोस्टा रिका में, और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग है। तो जितना महत्व स्थान दिया गया है जब स्वास्थ्य को संविधान में, तो उस पर कार्य होगा ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।